चैप्टर था हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसका शॉर्ट में पिछली बार तो बहुत ज्यादा लिखवा दिया था मैंने, शॉर्ट में बोले अगर हम लोग तो कहाँ से चले, गांधी जी से, मेनली गांधी जी, मतलब 1917 से फोकस करना। अब जन्म वन में ये सब पता है आपको, वकालत करने गए, 24 साल कहाँ पे रहे, साउथ अफ्रीका में रहे। 1893 से लेके 1915 तक वो लगभग कहाँ पे रहे, साउथ अफ्रीका में। लगभग 22 साल लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस थे उस जगह पे। वहां पे सत्याग्रह भी चला है सबसे पहली बार 1906 में, ये सर। लेकिन हमें चालू करना 1917 से। गांधी जी 1915 में वापस इंडिया आए, 9 जनवरी 1915 को, जिसको हम लोग मनाते हैं क्या चीज, माइग्रेटरी डे, ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं इसी दिन को गांधी जी के वजह से। अब गांधी जी वापस आए, पहले उनका सेंटर राजकोट में था, राजकोट में वो वकालत करते थे 1893 के पहले। लेकिन जैसे वो आए तो उन्होंने अपना शिफ्ट किया, कहाँ लेके आ गए, अहमदाबाद। पहले अहमदाबाद में एक आश्रम बनाना चाहे, बाद में इसको शिफ्ट करके साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे था जो अहमदाबाद से बाहर था। अब तो ऐसा हो गया कि ये अहमदाबाद है, ये गांधीनगर है, बीच में साबरमती आश्रम हो गया। गांधीनगर एक प्लैंड सिटी है, प्लैंड सिटी समझते हो ना, प्लानिंग के तहत बना गया। इंडिया का पहला चंडीगढ़ था, दूसरा गांधीनगर था, पहले कैपिटल अहमदाबाद था, अब गांधीनगर। तो अब गांधी जी आए 1916 में, सबसे पहली बार इंडिया में उन्होंने संबोधित किया, कहा, BHU के ओपनिंग पे, वहां गए थे, वहां उन्होंने बातचीत की। फिर गांधी जी एक बैठक में, कांग्रेस की एक नॉर्मल बैठक, सालाना बैठक नहीं, सालाना बैठक तो 1916 का हुआ था, कहाँ पे, तो लखनऊ में, जहाँ पे मॉडरेट पीपल, एक्सट्रीमिस्ट पीपल, मुस्लिम लीग, सब लोग एकजुट हो गए कि आज इससे भारत में जो भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा सब मिल के करेंगे। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट समझते हो ना, मॉडरेट वो पीपल जो चाहते थे क्या चीज कर, ब्रिटिश से पैसिव वे में उसे रिक्वेस्ट करके कोई चीज डिमांड कर, वो थे मॉडरेट। और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, हमारा राइट है, लेना है तो एक्टिव वे लेना पड़ेगा, चाहे हड़ताल करेंगे, बंद करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन उससे अपना राइट से लेंगे। अब ऐसा ये मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम लीग, सब लोग एकजुट हो गए थे और इन सबको एक साथ लाने वाली थी डॉक्टर एनी बेसेंट या मिसेज एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। अब 1916 में ऐसा हुआ, 1716 के ही लास्ट में गांधी जी कलकत्ता गए, जहाँ पे उस जगह पे उनको राजकुमार शुक्ला बिहार से आए हुए थे, वो मिले। राजकुमार शुक्ला एक लोकल लीडर थे चंपारण बिहार के। बिहार में चंपारण ये वाला एक क्षेत्र पड़ा, नॉर्थ वेस्ट बिहार का जो ये पूरा एरिया है चंपारण। एट प्रेजेंट में 2 चंपारण है, वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इसलिए बिहार का सबसे बड़ा एरिया वाइज जिला भी, डिस्ट्रिक्ट भी यही है, वेस्टर्न चंपारण। उसमें ईस्ट और वेस्ट सोच के देखो कितना बड़ा क्षेत्र था। नेपाल के ये फुट हिल्स में था, नेपाल मतलब हिमालय के फुट हिल्स में था, बहुत फर्टाइल लैंड था। इधर बगीचा भी लगाया गया था। साथ में अंग्रेजों ने यहाँ पे 3 कठिया प्रथा फिक्स किया था। अब इंग्लिश में 3 कठिया नहीं लिखना, वहां बोलना है कि ब्रिटिशर्स फिक्स्ड द रेशियो फार्मिंग इन विच आउट ऑफ 20 ये लिख रहा था सीधे 3:20% वाज फिक्स्ड फॉर द ब्रिटिश कल्टीवेशन ऑफ गुड्स। जो भी अंग्रेज आपसे डिमांड करते थे, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको वो लगाना था। खास करके इस क्षेत्र में इंडिगो का खेती, नील का बहुत ज्यादा खेती होता था, उसका वो डिमांड वो करते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन ये एक ऐसा फसल था जिसका सही रेट भारतीय किसान को मिलता नहीं था, ऊपर से ये खेत को बंजर कर देता था, इसलिए इंडिया के लोग इसको उपजाना नहीं चाहते थे। और ये आज से नहीं, पिछले 50 साल पहले से आंदोलन लोग इसके विरोध में कर रहे थे। सबसे पहले ऐसी आंदोलन वेस्ट बंगाल में हुई थी, ठीक, नील दर्पण एक बुक का नेम ही है उसमें। तो ऐसा विरोध था। गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिले और बोले कि हमारे साथ चलिए वहां पे आंदोलन करने के लिए। गांधी जी उस जगह गए, वहां गांधी जी ने पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। अब सिविल डिसोबीडियंस आप 1930 में पढ़ो, लेकिन यहां गांधी जी ने पहली बार बोला कि सिविल डिसोबीडियंस करो, अंग्रेजों का बात नहीं मानो, इससे प्रेशर पड़ेगा उन पर। और गांधी जी ने ऐसा किया। एक बार तो अंग्रेज बहुत ज्यादा लाठी चलाने लगा, तो बख्त खान नाम के एक आदमी थे, उन्होंने गांधी जी का जान बचाया। इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन में आया था, हु वाज द पर्सन हु सेव्ड गांधी जी ड्यूरिंग द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन चंपारण सत्याग्रह। तो कौन थे? बख्त खान, वो बचाए थे। बीपीएससी का क्वेश्चन है इस बार 68 बीपीएससी का। तब वहां से धीरे धीरे जब अंग्रेजों पे प्रेशर पड़ा तो ब्रिटिशर्स मार गए। उन्होंने बोला ठीक है, अब आपको जो मर्जी वो फार्मिंग कीजिए, हम आपको जबरदस्ती फिक्स नहीं करेंगे कि आप मेरे लिए उपजाइए। तो ये आंदोलन गांधी जी क्या हो गए, जीत गए। वापस गांधी जी वहां से पहुंचे किस जगह, तो खेड़ा। खेड़ा क्या चीज है, मॉडर्न डे जो अहमदाबाद है
उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा जगह है खेड़ा, ठीक है। खेड़ा में भी स्थिति खराब था, वहां फसल बहुत कम हुई थी, बारिश अच्छी नहीं हुई, इसलिए फसल खराब, टैक्स वो लोग पूरा भर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया। गांधी जी गए उसके कि टैक्स में लगान जो होता था टैक्स, उसमें छूट दे दीजिए, और वहां भी छूट मिल गया, ये भी सक्सेस था। फिर खेड़ा के बाद गांधी जी कहाँ पहुंच गए थे? अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, वहां पे कॉटन, अहमदाबाद आप जानते हो इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, बहुत ज्यादा कॉटन का मिल वगैरह है वहां पे, कपड़ा का मिल खास करके। तो वहां के मिल के जो मजदूर थे उनको पूरा राइट्स मिलता नहीं था, तो गांधी जी वहां गए, वहां भूख हड़ताल पहली बार की गांधी जी। तो भारत में जो पहला स्ट्राइक किए थे गांधी जी, कहाँ किए थे? अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स पे, वहां उन्होंने किया, यहाँ भी जीत गए। अब अंग्रेजों को लगा कि ये एक आदमी आके धीरे धीरे करके अपना सारा अधिकार ले रहा है, ऐसे में तो हम कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे क्लैंप डाउन करने के लिए, नकल कसने के लिए रॉलेट एक्ट ला दिया। रॉलेट एक्ट क्या? रॉलेट एक आदमी का नाम था, उन्होंने बताया था क्या क्या करना पड़ेगा भारतीयों पे नकल कसने के लिए, मतलब इनको क्लैंप डाउन करने के लिए, इनके आंदोलन को कम करने के लिए। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया, जिसके तहत कोई भी भारतीय ग्रुप नहीं बना सकते थे, साथ घूम नहीं सकते थे रोड पे, ऐसा उनको षड्यंत्र के तहत उनको ये सोचा जाता कि अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता, और कम से कम 2 साल के लिए ट्रायल पर रखा जा सकता था। तो ये तो कहीं ना कहीं राइट्स हमारा दिया जा रहा था या छीना जा रहा था, इसलिए भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को बोला, 1 अप्रैल से ये लागू हुआ। इंडिया में फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है, हमारे यहाँ चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है ना, इसलिए अब जितने भी स्कूल हैं वो भी देखो मार्च में ही अपना सेशन खत्म करते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो जो नॉर्मल छोटा छोटा स्कूल था जहाँ हम लोग पढ़ते थे, पहले 1 में पढ़े थे, उस जगह पे दिसंबर में खत्म हो जाता था सेशन, और डीएवी हमेशा से किसको लेके चलता था? मार्च, वो हिंदी वाले महीने के अनुसार चलता है। चैत 1st महीना, होली जो तुम मना के आए वो क्या था? 1st डे, ठीक है। मतलब जो इंडिया का पहले कैलेंडर चलता था उसके अनुसार न्यू ईयर था वो होली, और जो जलाते हैं होलिका दहन में, उसका यही सिंबल था कि जो पिछले साल का नकारात्मक नेगेटिव वाइब्स था वो सबका सब खत्म हो जाए, जल के राख हो जाए, अगले साल हम लोग फ्रेश से रहे। तभी लोग एक दूसरे के साथ जो भी पुराना रंग वंग जैसे दुश्मनी रहता है वो सबसे भी लगा लेता है कि अब अगला साल अच्छे से काटे। लोग कुछ लोग नानी घर भी घूम के चला आता है, वहां से भी दुश्मनी खत्म करे। चलो देखो अब कहाँ पहुंचे हम लोग? रॉलेट एक्ट पे। तो 6 अप्रैल को गांधी जी बोले कि रॉलेट सत्याग्रह चालू करो। सत्याग्रह ये वर्ड डेफिनेशन के साथ, सत्याग्रह क्या था? एक पैसिव रेजिस्टेंस था, विरोध करना लेकिन पैसिव तरीके से। गांधी जी का कहना था, इफ योर काउज इज ट्रू एंड यू आर डिमांडिंग फॉर द राइट कॉज, देन यू डोंट हैव टू फाइट विद द ऑपरेसर, ओनली यू हैव टू टेल द ट्रूथ एंड वन डे ट्रूथ विल ट्रियम्फ एंड द ऑपरेसर विल फील डीप इनसाइड हिज और हर कॉन्साइंस एंड ही विल गिव यू व्हाट यू आर डिमांडिंग। अगर आपका कारण सही है, आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको बोलिए, एक दिन उसकी अंतरात्मा से जवाब आएगा और वो आपको आपका अधिकार देगा। अलग बात है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पेशेंस हो सकता है, और सत्याग्रही का सबसे बड़ा अस्त्र है पेशेंस। जो सत्याग्रह करता है उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस। आपके पास पेशेंस है तो आप सत्याग्रह कर सकते हैं, जीत सकते हैं, ऐसा गांधी जी ने बोला। अब रॉलेट सत्याग्रह हुआ तो 10 अप्रैल को पंजाब में भी 2 बड़े लीडर्स थे, कश्मीर के फेमस थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और पंजाब के थे डॉक्टर सत्यपाल। दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। 13 अप्रैल को, जो भी डीएवी वाले हो, 13 अप्रैल को बैसाखी, पहले छुट्टी मिलता था 13 अप्रैल को, अब 14 को मिलता है। 14 को ही अम्बेडकर जयंती, 14 को ही बैसाखी। पहले हम लोग डीएवी में पढ़ते थे तो 2 दिन छुट्टी, बहुत खुश होते थे। स्कूल खुलता था 7-8 तारीख से, 2 दिन लगातार छुट्टी, मजा आता था बड़े लोग, ठीक है। अब कैसे मकर संक्रांति फिक्स हो गया, 14 से 15 चला गया ना, मूव कर दिया। वैसे ही वो भी बैसाखी भी 13 से कहाँ चला गया? 14। कभी 13 को मनाई बैसाखी? पंजाब में। हाँ तो मनाया होगा ना 13 को, अब तो 14 को मनाया जाता है। नहीं, छुट्टी वहाँ 13-14 दोनों को देते हैं। 13-14 दोनों बहुत अच्छा है, ऐसा ही राज्य में भी चाहिए था। अब ऐसा सिस्टम, तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग बहुत फेमस पुराना वो जगह था जहाँ पे मेला वगैरह लगता था। अब उस जमाने में इतना पेपर वगैरह पॉपुलर था नहीं भाई, तो लोगों को मैसेज नहीं था कि अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ, मार्शियल लॉ है, लोग इतना नहीं समझ पाए थे। तो कुछ लोग तो आंदोलन का भी चर्चा करने गए थे, और कुछ लोग वहां पे नॉर्मल अपने नाती पोता के साथ झूलने गए या शहर में। नतीजा वहां पे 2 आदमी है यहाँ, एक है माइकल ओडायर, एक है जनरल रेगनाल्ड डायर।
माइकल ओडायर पूरे पंजाब रेजिमेंट का हेड था, और उस समय का पंजाब, इंडियन पंजाब इंक्लूडिंग पाकिस्तानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब पंजाब का पार्ट था, ठीक, एक पंजाब राज्य का। तो इस पूरे का हेड था माइकल ओडायर, और जनरल डायर उस अमृतसर शहर का था। वो क्या हुआ, उसने देखा कि मैंने मार्शियल लॉ लगा दिया, यहाँ आर्मी का रूल आ गया, फिर भी लोग घर से बाहर निकल गए, तो कैसे कोरोना के टाइम में पुलिस जम के आपका तारीफ किया, हाँ विघ्नदन भरकट दिया जब आप उसके रूल को तोड़ के बाहर निकले, ठीक। वैसे ही यहाँ पे जनरल डायर आया, लेकिन इसने कुछ खतरनाक ही किया। पुलिस आपको वार्न तो करता था, यहाँ से कोई वार्निंग नहीं दी। एक गेट था, उसमें अपने गाड़ी को लगाया, अपने सैनिकों को तैयार किया और सीधे फायरिंग करवाना स्टार्ट कर दिया। जबकि जो निहत्थे लोग होते हैं उन पर लाठी चार्ज किया जाता है भगाने के लिए, फायरिंग नहीं की जाती है। फायरिंग करवाना स्टार्ट किया, और जब तक उसका अंतिम गोली तक था तब तक मारा, और ये भी बोला कि अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं सबको मार गया था। उसका मेन मकसद था सत्याग्रहियों के माइंड में, जो गांधी जी के सोच वाले लोग हो रहे थे, उनके मन में डर पैदा करना, और कहीं ना कहीं वो इसमें थोड़ा सक्सेस मिला। अब ऐसा होने की वजह से, इसकी वजह से सत्याग्रही लोग थोड़े डर गए। बहुत सारे भारत के नेताओं ने क्या किया, अपना अपना उपाधि लौटा दिया, जो टाइटल उनको मिला था, सब विरोध करने लग गए, जगह जगह विद्रोह होने लगा। अब अंग्रेजों को लगा कि ये थोड़ा अन्याय हो गया, और उसको कुछ नहीं हुआ, उसका बस ट्रांसफर यहाँ से अफ्रीका कर दिया गया। लेकिन सरदार उधम सिंह, उनके परिवार के लोग मरे थे, उनके पैर में भी गोली लगी थी, वो बदला लेने के लिए बाद में कहा इंग्लैंड में 1942 में एक सभा से वो निकल रहा था, तब उसको गोली मार के साफ कर दिए। भारतीय जिद्दी होता है, ये बस सच है, ठीक, ऐसा उधर किया गया। अब 1919 के बाद गांधी जी को लगा कि अब ऐसे कोई आंदोलन नहीं चल सकता, हिंदू मुस्लिम को लेके चलेगा। 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तभी अंग्रेज थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस हो गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी भारत में दिक्कत हुआ था। हमारे यहाँ के किसान जो कमर्शियल क्रॉप्स उपजा रहे थे, कॉटन, जूट या इसके अलावा टी, कॉफी, इसको कोई खरीदने वाला नहीं था। दुनिया में, यूरोप में विश्व युद्ध चल रहा था, तो कौन खरीदेगा सामान नहीं बिक रहा था, तो लोगों के पास मनी नहीं आ रहा था। मनी नहीं आ रहा तो वो डेली काम नहीं कर पा रहे, दिक्कत है। जो जनरल लोग भी थे, गेहूं चावल उपजा के, उनका भी कोई खरीदने वाला नहीं है, कितना खाएगा इंसान। मनी, आप जानते हो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज होगा नहीं तो और प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। इस वजह से प्रॉब्लम थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट खूब खुश थे, अत्यधिक, उनका दिन दुगना रात चौगुना चल रहा था, फैक्ट्री एकदम, वो चाहते थे लड़ाई और लंबा चले, बेनिफिट ही बेनिफिट। अब ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी को लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप था, एक्सिस पावर और कौन सा एलाइड पावर। एलाइड लोग जीत गए, एक्सिस पावर में टर्की भी था, ऑटोमन एम्पायर भी। वहां के हेड जो मुस्लिम के धर्मगुरु होते हैं, खलीफा हुआ था। खलीफा के पावर को अंग्रेजों ने कर्टेल कर दिया, कम कर दिया, इससे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भड़क गए थे। और सबसे पहले खलीफा के पावर को वापस रीगेन करने के लिए, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 32 करोड़ देश का उसका जनसंख्या, 31-32 करोड़, उसमें से लगभग 90% पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम है, 8 या 9% वहां पे बुद्ध है, बौद्ध धर्म के लोग, ठीक, बाकी फिर 1-2% जो भी रहे। तो इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ खलीफत मूवमेंट, CALIPHAT था, बट हमारे इंडिया में उसको खलीफा, KHALIFAT बोलते हैं, खलीफ। तो हमारे यहाँ दो थे, अली ब्रदर्स है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली, और साथ में मौलाना अबुल कलाम आजाद, नए युवा नेता निकल के आए थे। कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और भारत के आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तीनों नेता खलीफा के पावर को रिगेन करना चाहते थे, वापस लाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने गांधी जी से हेल्प लिया। गांधी जी को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और गांधी जी इसके नेशनल लीडर बन गए। तो 1919 में ही स्टार्ट हो गया खिलाफत मूवमेंट, और 1920 में जाके स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसमें समाज का लगभग हर वर्ग क्या था, पार्टिसिपेट किया, और ये पहला के साथ सेकंड लास्ट था, क्योंकि फिर 1942 में हुआ। 1930 वाले में आप जानते हो सिविल डिसोबीडियंस में अमीर लोग आए तो गरीब नहीं आया, मुस्लिम नहीं आए, था ना ऐसा। फिर 1942 में जाके एकजुट हुआ था देश का लगभग लोग। ये पहला था जन आंदोलन जिसमें सब लोग सपोर्ट कर रहे थे 1920 का। अब इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने बोला कि इसको स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे, किसको, नॉन कोऑपरेशन को। गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की बुक में ही लिखा था कि अंग्रेज हमारे यहाँ इसलिए टिके हैं क्योंकि हम लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। हम लोग उसका सहयोग करना बंद करेंगे तो अंग्रेज यहाँ से क्या करेगा, भाग जाएगा, वो नहीं रहेगा। इस 1920 में नॉन कोऑपरेशन में सबसे पहला ये हुआ
कि स्कूल से जो भारतीय बच्चे हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो टीचर्स वगैरह है वो भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाहर आ जाएंगे, वकील वगैरह नहीं जाएंगे, विदेशी कपड़े का यूज नहीं करेंगे, पिक कटिंग किया जाएगा, शराब वराब को तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। उसमें एक शायरी भी था ना, शराब एक बुरी लत है, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल तुम पियो एक बोतल हम पिए। ठीक, ये उस जमाने के शायर का लिखा हुआ, बट ये आज भी सटीक बैठता है। अब ऐसा ये सब चला। 1920 बहुत अच्छा चल रहा था, अंग्रेजों को इतना प्रेशर था कि 102 करोड़ से उसका मार्जिन घट के 57 करोड़ आ गया। लेकिन इसी बीच में 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा एक जगह, उस समय यूपी के गोरखपुर जिला में पड़ता था, अब देवरिया जिला में, यहाँ पे कुछ लोग शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे। अंग्रेज आके इन पे लाठी चला दिया, सत्याग्रही लोग पेशेंस भूल गया और वो क्या किया, खदेड़ दिया, दौड़ा दिया किसको, पुलिस वालों को। पुलिस वाले दौड़ के भाग गए थाना के अंदर में, उस पर उन्होंने क्या किया, किरासन तेल डाल के आग लगा दिया। 22 पुलिस वाले इसमें शहीद हो गए। शहीद क्या हुए, मर गए इसको बोले। शहीद रहता तो जनरल लोग पे मारता भी, शहीद उसको बोलते जो रिस्पेक्टेड हो, तो ये मर गया 22 पुलिस वाले। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी वापस ले लिए इस आंदोलन को, क्योंकि उनको लगा कि सत्याग्रही को पहले फिर ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आंदोलन लगातार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे गांधी जी को वापस लेने से लोग भड़क गए। कांग्रेस भी 2 ग्रुप में बन गया, बट गया। कुछ लोग गांधी जी के सपोर्ट में थे, कुछ बोले ना अब ये चीज नहीं, अब जन आंदोलन से बहुत तबाह, अब क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, अंग्रेज के साथ बैठेंगे और तब कानून में सुधार करेंगे। इसलिए 1923 में बन गई कौन सी पार्टी, स्वराज्य पार्टी। इसके मेन लीडर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और इनको क्या बोलते थे, देशबंधु। चित्तरंजन दास को देशबंधु, दीनबंधु उनको एक और थे, कौन, मित्र थे, ठीक है, उनको बोलते थे। अब ये 1923 में बना। गांधी जी 1924 में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब, कांग्रेस सेशन जब बेलगांव कर्नाटका में हुआ। और आपको पता है कांग्रेस का हर साल सेशन कौन से महीने में होता था, जनरली दिसंबर में, ताकि अगले साल के लिए हम लोग, कांग्रेस चलता था अंग्रेजी कार्यकाल पे जनवरी से लेकर दिसंबर, और हमारे इंडिया का चलता कहाँ, अप्रैल से लेकर मार्च तक का। कांग्रेस उसी पे चलता था, क्योंकि इसको बनाने वाले कौन थे, अंग्रेज थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम, ऑस्टिन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1924 में गांधी जी की, उसके बाद गांधी जी लगभग संन्यास ले लिए। स्वराज पार्टी 1925 के बाद बर्बाद हो गया, लेकिन पहली बार ही इलेक्शन में 140 में से 45 सीट जीत गया था ये। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, किसका, स्वराज पार्टी का। अब 1925 में स्वराज पार्टी टूट गया, क्योंकि चित्तरंजन दास रहे या डेथ कर गए, और ये सबसे बड़े नेता थे। लोग बोलते हैं कि गांधी जी से भी बड़े थे। 6-7 लाख उस समय भीड़ जमा हो जाता था इनको सुनने के लिए। माइक सिस्टम था, बट फिर भी लोग इनको सुनने के लिए पहुंच जाते थे। 1925 के बाद कांग्रेस थोड़ा शांत हो गया। 1925 में सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी, किसके, कांग्रेस की, कानपुर में। फिर 1927 का टाइम आया। अंग्रेज हर 10 साल के बाद कानून सुधारता था। 1909 में लाया था वो मॉडले मिंटो रिफॉर्म, फिर 1919 में लाया मॉन्टेस्क्यू चर्चफोर्ड रिफॉर्म। इसमें जो आगे वाला नाम है वो सेक्रेटरी है, पीछे वाला नाम गवर्नर जनरल है भारत का, ठीक। अब 1929 में आने वाला था। इसके लिए अंग्रेजों ने 1927 में 1927 में क्या किया, इंग्लैंड में ही एक ग्रुप बनाया, उसके हेड थे सर जॉन साइमन, उनके नेम पे कमीशन बना, नाम हो गया साइमन कमीशन। इसमें जॉन साइमन को मिला के 7 मेंबर्स थे, और इसमें एक आदमी थे क्लेमेंट एटली, जो जाके 1945 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे और वही भारत को आजादी दी। वो एक अच्छे इंसान थे, इसलिए इंडिया में कितना भी कुछ हुआ, उनके नाम से जो भी जगह है उसको लोगों ने नहीं हटाया। देहरादून में जो मेन आर्मी का हेडक्वार्टर जो जगह है, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है IMA वगैरह का, उस एरिया का नाम ही है क्लेमेंट टाउन, उसको हटाया नहीं गया, उनके नेम पे रहने दिया गया। भारत सरकार भी विरोध नहीं किया, समझे, अच्छे लोगों का लोग इज्जत करता है। अब तो 1927 में ये बना, 1928 में आया। भारतीय लीडर्स ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जब इंडियन नहीं तो इंडियन के लिए अच्छा सोच कहां से लाएगा। अब रामपुर में वार्ड नंबर 2 में उसका नाला टूटा हुआ होगा, ये हमको कैसे पता, वहां से जो वहां के वहीं जानेंगे इसे। लेकिन अंग्रेज आया हमारे यहाँ सुधार करने, कहा इंडिया का सुधार अंग्रेज करेगा जिसमें एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए लोगों ने विरोध किया। इसी विरोध में 1928 में लाला लाजपत राय पे अंधाधुंध फैटल लाठी ब्लो हुआ और वो बेचारे डेथ कर गए। उन्हीं के शिष्य वगैरह समझो, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, उन पे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, और ये लोग बाद में कई बॉम्ब मारे। सॉन्डर्स नाम का जो पुलिस वाला जो लाठी चार्ज करवाया था, उसको भी मार दिए थे भगत सिंह, नाम सुना है ना, ऐसे सारे ये सब। अब 1929 में लाहौर कांग्रेस हुआ, सेशन कांग्रेस का लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने एकदम यहाँ पे कसम खाया पूरा
कि हम लोग अगले साल 26 जनवरी 1930 से आज़ादी का दिन मनाएंगे। अलग बात है, बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन यहाँ पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1930 में अंग्रेजों ने क्या किया, हम पे क्लैंप कसने के लिए और साल्ट पे भी टैक्स लगा दिया, नमक पे भी टैक्स लगा दिया। अब ये एक नमक एक ऐसा चीज था कि गरीब अमीर सब करता था, नमक बनाना भी भारत में गैर कानूनी हो गया और इस पर टैक्स देना था। इससे भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया, इसका विरोध किया। और 1930 में जनवरी के महीने में ही ये गांधी जी ने 11 डिमांड का अल्टीमेटम लिखा, ठीक है, उसको लॉर्ड इरविन को, और बोला कि 11 मार्च तक आप मान जाइए, नहीं मानेंगे तो एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इरविन को लगा कि अभी ये आदमी तो भूला भटका है, बहुत पहले ये लीडर हुआ करता था, अब 8 साल बाद कौन सा करेगा, नहीं उसको पता नहीं कोई वीडियो बन रहा, ठीक है, अब कौन करेगा ये, तो उसको समझा ना कितना कंट्रोल कर रहे हैं सारे वर्ड्स को, ठीक। तो 1930 में लॉर्ड इरविन बात नहीं माना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ शुरू किए। ये पहला आंदोलन था जहां महिलाएं बहुत अहम भूमिका में थी, ये भी ध्यान रखना है। साथ में ये एक आंदोलन था जिसमें सोसाइटी का लगभग वर्ग शुरू में सपोर्ट हुआ, बाद में अलग बात है लोग सेपरेट हुए। यहाँ अहमदाबाद के पास से लेके डांडी उस समय सूरत में पड़ता था, अब पड़ता नवसारी जिला पड़ता है, ठीक है, देखा जी, देखो नवसारी जिला तक, यहां तक ये पैदल मार्च किए। हर दिन लगभग 10 मील चले, 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के लगभग चले। 24 दिन तक चले, 240 मील लगभग 383 किलोमीटर के पास चले थे। 78 के साथ जिस गांव में रुकते थे वहां का मुखिया भोजन वजन का प्रबंध करता था और लोगों को रात में संबोधित करते थे। भीड़ इतनी हो गई कि 10,000 का भीड़ पहुंच गया। कहां पे, 5 अप्रैल 1930 को वहीं पे डांडी तट पे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया, बॉयल करके नमक बनाया, समुद्री पानी को बॉयल किया, नमक बनाया और उन्होंने अंग्रेजों का कानून तोड़ा और यहां से सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ। इसलिए कई बार पूछ देगा सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कहां से हुआ, कहां से, डांडी से हुआ, ठीक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कहां से स्टार्ट हुआ, मुंबई से। क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, मुंबई से। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस कहां से स्टार्ट हुआ, डांडी से, वहां से स्टार्ट हुआ। भारत के कई हिस्सों में नमक तोड़ा जाने लगा, पटना में, रामेश्वरम में, उधर पुरी में सरोजिनी नायडू लेके, कराची गए थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन लोगों ने विरोध किया। अभी बहुत अच्छे से चल रहा था, तभी तेज बहादुर सप्रू नाम के एक आदमी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ये गांधी जी को बोले कि आप लॉर्ड इरविन से मिलिए, वो आपका बात मान लेगा। तो 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी जी की बैठक हुई, जिसमें लॉर्ड इरविन ने 11 में से 4 डिमांड को तुरंत मान लिया और बाकी बोला कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कहा, लंदन आइए, वहां आपका हर डिमांड मान लेंगे और आप बदले में जो आंदोलन किए इसको बंद कर दीजिए। गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया। उनको लगा मान लेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपको ध्यान होगा, ये ऑल पार्टी मीटिंग होता था, एक गोल मेज जहाँ पे राजा भी बैठते थे, वहाँ के साथ में जो सेक्रेटरी था, जो गवर्नर जनरल था, और भारत के इंपॉर्टेंट लीडर्स बैठते थे, कि जनरली दिसंबर जनवरी के महीने में होता था। कहाँ, लंदन में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। कांग्रेस सिर्फ एक में पहुंचा, मतलब गांधी जी पहुंचे 1931 में, इसीलिए इसको भी वैलिड नहीं हो पाया क्योंकि बातचीत इस पे भी नहीं बन पाई। बाकी दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेकार था। एक ही आदमी थे जो तीनों में पहुंचे थे, भीमराव अम्बेडकर, ठीक। तो गांधी जी 1931 वाले में गए, लेकिन वहां डिमांड नहीं माना जाने लगा। लॉर्ड इरविन को बदल के लॉर्ड बदल दिया गया और वो बात नहीं मानी। गांधी जी वहां से वापस आ गए। मुंबई पोर्ट पहुंचते ही इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, पुणे के यरवदा जेल में। 3 जेल आपको मैंने फेमस बताया था, मांडले जेल, यरवदा जेल। मांडले है कहाँ, म्यांमार बर्मा में, जहां बहादुर शाह जफर सेकंड वगैरह को रखा गया था। लाला उनको बाल गंगाधर तिलक को रखा गया मांडले जेल में। सेल्युलर जेल, काला पानी जिसको बोलते हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है। और तीसरा क्या चीज, पुणे का यरवदा जेल। थोड़े दिन पहले संजय दत्त भी वहीं सजा कट के आया था, पुणे के यरवदा में। और कुछ दिन के लिए कसाब को भी वहीं रखा गया था। बहुत डेंजरस है। एक महल हुआ करता था, उसी महल को जेल बना दिया गया, उसमें कालकोठरी टाइप का सब बना हुआ है, ठीक। अब गांधी जी को जेल में बंद किया गया और यहाँ क्या किया, वहां का प्रधानमंत्री जाति के आधार पर अवार्ड देने लगा, कम्युनल अवार्ड। मैकडोनाल्ड नाम का प्रधानमंत्री था। इससे
पहले उन लोगों ने अंग्रेजों ने 1905 में हमें हिंदू मुस्लिम में तोड़वा दिया, अब वो हिंदू में भी अगड़ी और पिछड़ी जाति में तोड़वा रहे थे। ऐसे में हमारा यूनिटी टूटता और अंग्रेज राज करते, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई, उन्होंने बोला कि मत लो कोई अवार्ड, लेकिन भीमराव अंबेडकर लेने को तैयार थे। तो ऐसे में गांधी जी ने बोला कि हम फास्ट करेंगे। कब तक का फास्ट? आजीवन आमरण अनशन करेंगे, डेथ तक फास्ट करेंगे, लेकिन ये अवार्ड कोई भारत का नहीं ले, इससे हमारी यूनिटी टूट जाएगी। ये गांधी जी का अच्छा चीज है। गांधी जी फास्ट किए, 10 दिन तक ठीक था स्थिति। 10 दिन के बाद स्थिति खराब होने लगा, सब सोचा बुजुर्ग आदमी को मार देगा, जगह जगह विरोध हो रहा था। किनका? भीमराव अम्बेडकर का। वर्ड से उधार है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का विरोध हो रहा था, तो लोगों ने क्या किया कि भीमराव अम्बेडकर लास्ट टाइम गए अगस्त महीने में और बैठक किए गांधी जी के साथ। तो इसको बोलते हैं हम लोग पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पे शॉर्ट आ जाए तो यही है, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर मतलब डिप्रेस्ड क्लास और कांग्रेस के बीच में बैठक हुई, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का गांधी जी अलाउड कर दिए कि हाँ आपको रिजर्वेशन होगा सीट में भी और साथ में फ्यूचर में जॉब वॉब में भी। इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। को दिक्कत? और इसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने भी नहीं लिया जाके वो अधिकार। गांधी जी वापस आए, दोबारा रिलॉन्च किए 1932 के लास्ट में, लेकिन अब लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। वो भेड़िया वाला हाल था। बार बार बोलोगे तो अगली बार मेन में जब आ गया भेड़िया तो कोई सपोर्ट नहीं किया, वही था। गांधी जी आंदोलन करो, मेन टाइम में वापस खींच लो। धीरे धीरे लोग पब्लिक सपोर्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। अब यहाँ के बाद सीधे 1942 वाला पार्ट, जहाँ पे आज़ादी के लिए फिट इंडिया मूवमेंट हुआ, इन सब का। बीच में एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा हम बैक से शॉर्ट में बोल देते इसका इम्पोर्टेंट वाला। जालियांवाला बाग मैसेकर लिख लोगे ना, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग कहाँ था? अमृतसर में। बहुत सारे लोग इसमें डेथ किए, जनरल रेगनाल्ड डायर ने फायरिंग की थी। और ये लोग अपने लीडर का विरोध भी कर रहे थे, कुछ लोग तो पता भी नहीं था। साइमन कमीशन 1927 में बना, 7 मेंबर का एक टीम था जिसके हेड थे सर जॉन साइमन। इंडिया 1928 में आया, रिपोर्ट 1929 में पेश किया, लेकिन इसका रिपोर्ट कभी भी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इंडियंस ने सपोर्ट ही नहीं किया। सत्याग्रह ये तो बता ही दिया। नेशनलिज्म, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना एंटी कॉलोनियल मतलब अंग्रेजों को हटाने से कैसे शुरू हुई? तो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना जब हम लोग एंटी कॉलोनियल, देखो कॉमन एनिमी था हमारा कॉमन एनिमी था कौन? ब्रिटिशर्स। बिकॉज वो हमारे सारे राइट्स को, ड्यूटीज को, वर्क को, इकोनॉमी को ध्वस्त कर चुका था। गरीब से अमीर सबका ही दुश्मन था कौन? अंग्रेज। तो ऐसे में हमें लगा कि हमारा देश एकजुट तब होगा, हमारा बेनिफिट तब होगा जब अंग्रेज को हम क्या कर सके? भगा दे। इसीलिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के थ्रू हमारे कंट्री में क्या आया? नेशनलिज्म आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नेशनल मूवमेंट भारत में तेज कैसे हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 2-3 रीजन है इसका। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमारे यहाँ क्या हुआ? अंग्रेज थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, अपने आर्मी को उन्होंने शिफ्ट किया किधर? यूरोप की साइड। ऐसे में हमारे इंडिया में 2-3 जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चालू किया गया, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, कॉटन मिल, वो सब क्या हुआ? सक्सेस हुआ कि अनसक्सेस था? सक्सेस हुआ एक। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही पहली बार जापान ने हरा दिया रसा को, तो हम लोग समझ पाए कि अच्छा यूरोपियन भी हार सकता है, वो कोई भगवान नहीं हो रहा, उसको हम हरा सकते हैं। ऐसे में हमारा मोटिवेशन क्या हुआ? हाई हुआ या लो हुआ? अफ्रीका से भी कई जगहों से यूरोपियन को भागना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूरोप के देशों में लड़ाई हुई। ऐसे में कौन देश अच्छा सोच रखा था, कौन खराब, ये सब बाहर रिजल्ट आया। बहुत सारा बुक पब्लिश हुआ, इंडियंस लोगों ने उसको पढ़ा और फिर अपने भी राइट्स का डिमांड करने लगे। देखो जब तक वो लोग एकजुट था, सब कोई किसी को गुलाम बना रहा था, हमें पता नहीं चल पा रहा था अच्छा क्या है खराब क्या है, बस अपना राइट्स पता था। जब पता चला अपने में वो लड़ने लगा तो हमें फायदा दिखने लगा, हमें लगा कि वो ये चीज अच्छा था ये गलत था। तब हमने क्या किया? अपने अभी बुक वगैरह को बहुत ज्यादा पब्लिश करने लगा और लोगों को जागरूक करने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भारतीय लोग रॉलेट टैक्स से क्यों परेशान थे या गुस्सा थे, भड़के हुए थे? क्योंकि ये लोगों का सिविल लिबर्टी क्या कर रहा था? छीन रहा था। एसोसिएशन बनाने नहीं देना है, पीसफुल भी लोग शांति से ग्रुप नहीं बना सकते, लोग साथ चल नहीं सकते, 2 साल का ट्रायल है जबरदस्ती का, तो ये सब गलत था। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन क्यों लिया? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जहाँ हिंसा हो गई थी, गांधी जी को लगा था कि सत्याग्रहियों को अभी और ट्रेनिंग देना चाहिए। तब फिर भारत माता का इमेज, जर्मेनिया से भारत माता का इमेज लास्ट में था ना, वो पोर्ट्रेट बनाया गया। ये क्या करता था? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को दिखाता था, एकजुटता की भावना। भारत माता को बहुत शांत दिखाया गया था, पेशेंस में, साथ में वो आशीर्वाद दे रही थी, सबको एक जैसा समझती थी, मतलब ऑन चाइल्ड समझती थी। जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठना था। इसको उठाने के लिए भी गांधी जी अच्छा काम किए थे। हरिजन बोले थे, अनटचेबल्स को,
कि हरी का बच्चा सबसे प्यारा है ये, क्योंकि ये सोसाइटी का गंदगी साफ करता है, और गंदगी साफ करना ही सबसे जरूरी है। जैसे हमारे सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स, वो नहीं रहे तो 6-6 महीना तक गाय वैसे मर के पड़ी रहेगी, उल्टा नहीं रहेगा, कितना प्रॉब्लम होगा। डिकम्पोजर से इसलिए सही रहता है, इसलिए क्लीनिंग एलिमेंट है वो बेचारा। अब बताइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन सोशल ग्रुप्स थे और उन्होंने कैसे देखा, याद है उसका 3 कहानी। आदिवासियों में अल्लूरी सीताराम राजू, उन लोगों ने सोचा नॉन कोऑपरेशन स्वराज आ रहा है, मतलब अपना राज्य आ जाएगा, सारा जंगल हमारा, नतीजा अंग्रेज वाला एरिया लूटपाट कर दिया था। ठीक, दूसरा प्लांटेशन वर्कर्स, इधर आसाम में इनको कोई बोल दिया गांधी जी अपने गांव में जमीन देंगे, सब वहाँ लोटा बेटा लेके चल दिया घर, लेकिन वापस पहुंच पाया कभी नहीं। स्टीमर का हड़ताल, रेलवे का हड़ताल, तो लोग नहीं पहुंच पाया। तीसरा मार्च को यहाँ वेस्ट बंगाल के कुछ बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी घेरिया में, फिर वापस बेचारा सबको पकड़ के बांस के घेरा बंद कर दिया। बहुत मुड़ियत था, लेकिन सब चल दिया पैदल। तीसरा लखनऊ के आसपास के एरिया में बाबा रामचंद्र के द्वारा, है ना किसान सब, जो बोले थे आप चौकीदारी टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं, अपना स्वराज आ गया। ठीक है, अवध किसान सभा के जो हेड पहले तो बाबा रामचंद्र थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू, आपके प्रिय। अब आगे डिस्कस द साल्ट मार्च। साल्ट मार्च को लिखिए। साल्ट मार्च को लिखने में महिला का आंदोलन का जरूरी है दिखाना। देखो हिस्ट्री में इमोशन डालना जरूरी होता है, कहानी है एक तरह का, और कहानी तब अच्छा है जब इमोशन हो, और इमोशन के लिए आप जानते ही हो क्या डालना पड़ेगा, लेडी वाला चीज यूज करना है जहां भी वो दिखे, खुशी से पास। इमेजिन यू आर अ विमेन, सपोज करो कि तुम एक महिला हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, तो तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या अनुभव आया। पहली बार हमें लगा कि हम भी समाज के लिए इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, है ना। हम लोग गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, हर जगह जहां मार्च होता था हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। हमने कई जगह पे साल्ट नमक का कानून क्या किया, तोड़ा भी, हमारी इज्जत बढ़ी सोसाइटी में। अब तक लोग हमें घर का मटेरियल समझते थे, अब हम लोग घर का मटेरियल मतलब क्या चीज है, सिर्फ बच्चों को पालने के लिए और ये सब। अरे भाई महिला की तरह बोल रहे हो तो तुमको खराब लगता है, हंसते हो, सही बात है। तो पहले लोग यही सोचते थे कि महिला किसके लिए बनी है, घर के लिए, हाउस होल्ड कोर्स के लिए, वही घर का मटेरियल मतलब हाउस होल्ड कोर्स के लिए बनी है, डोमेस्टिक वर्क के लिए बनी है। गांधी जी भी यही सोचते थे। अपनी वाइफ घूमेगी सब जगह, तो नहीं बोल रहा। Why did political leaders sharply offer the question of separate electorate? सेपरेट इलेक्टोरेट में पॉलिटिकल लीडर्स का क्या सोच था। सेपरेट इलेक्टोरेट जो एम.आर. जयकर ऑल इंडिया सभा जो हुआ था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट पे मुस्लिम लीग चाहता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले हमको अलग अलग एरिया से जीतने का, डिप्रेस्ड क्लास भी चाहता था। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी में क्या हुआ, एम.आर. जयकर जो हिंदू महासभा से थे वो बोले सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। समझते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, किसी एक एरिया से तुम खड़े हो, दूसरा कोई नहीं, तुम्हारी जाति के कोई खड़े हो सकते हैं, तुम्हारे धर्म को सकते हैं, वो हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, ऐसा समझ। तो वैसा चाहता था कौन, मुस्लिम लीग, डिप्रेस्ड क्लास, हरिजन वगैरह ये सब चाहते थे। लेकिन ऐसा मिल पाया क्या, नहीं। 1932 के बाद मिला, जब गांधी जी ने अलाउ किया डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ये चैप्टर हो गया समाप्त। क्या